जय श्री बालाजी की। मैं पहुंचा हूं अभी द्रोणाचार्य की तपोस्थली श्री डूंगर बालाजी में। आप देख सकते हैं श्री डूंगर बालाजी गोपालपुरा का क्षेत्र, जहां ये चूरू जिले का एकमात्र हिल स्टेशन है जहां पर लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। उसके बाद रणधीसर पहाड़ी भी है, लेकिन रणधीसर पहाड़ी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये पहाड़ अभी बचा हुआ है। तो आज हम श्री डूंगर बालाजी धाम के दर्शन करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हो ये सुंदर नज़ारा, बारिश के बाद में आपको पेड़ दिख रहे होंगे, आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, क्योंकि प्रकृति का सुंदर नज़ारा है जिसको अरबों रुपए, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का पूरा बजट अगर हम खर्च कर दें तो ऐसे पहाड़ों का निर्माण हम नहीं कर सकते। आज मैं एक शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहा हूं, एक व्यक्तित्व से आपको बातचीत करवाना चाहता हूं। मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य हिंदी से मेरे साथ मनोज है, जो सड़ू गांव से हैं, बिदासर तहसील का छोटा सा गांव। और बिदासर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से एक व्यक्ति कॉलेज प्रोफेसर बनता है, ये हमारे बिदासर तहसील के लिए गर्व का विषय। मनोज, सबसे पहले जय हिंद। नमस्ते सर। नमस्ते मनोज जी, ये सफलता की कहानी आपकी कहाँ से शुरू होती है? आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक, 10 तक किस विद्यालय में आपने अध्ययन किया? सर, सबसे पहले तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में होती है। 10th क्लास तक मैं शिक्षा, मतलब आप 10वीं तक सरकारी विद्यालय में पढ़े हो? सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में आप पढ़े हो गांव में। उसके बाद 11th और मैं इसमें एक रोकना चाहूँगा आपको। कक्षा 10 में आपके कितने प्रतिशत अंक बने? सर, कक्षा 10 में मेरे मात्र 50.5 बोल सकते हैं उसको। 50% मनोज है, उसके 10वीं में 50% अंक बनते, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रतिशत कभी भी सफलता का मानक नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर जैसे पद पर पहुंचना ये बहुत गर्व का विषय। मनोज, कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे कॉलेज प्रोफेसर पर नौकरी करनी है, मुझे शिक्षक बनना है? ऐसी प्रेरणा, ऐसा सपना, ऐसा लक्ष्य कैसे निर्धारण किया आपने? सर, सामान्यतः हम जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमारे पास जो जॉब के अवसर होते हैं सरकारी सेवा के, वो कुछ चुनित अवसर होते हैं। जैसे शिक्षक बन गए, आप आर्मी जो बेल्ट की नौकरियां होती है उनमें चले जाओ। हाँ। और जो नया लेटेस्ट है कि SSC से सिलेक्शन ले लो, बैंकिंग क्षेत्र में चले जाओ, ये मात्र कुछ चुनिंदा अवसर थे और यही हमारे ध्यान में थे। लेकिन कॉलेज प्रोफेसर की जो मेरा जो था उसमें सर मैं जैसे कॉलेज जाता हूँ, मैं रेगुलर कॉलेज करता हूँ और वहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर हैं वो मेरे जो 12th के जो परसेंटेज है वो देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि मनोज, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है आगे। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे को गाइडेंस किया और बोले कि आपको यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। दिल्ली DU की बात कर रहा है मनोज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है मनोज, जहाँ एक सपना है हमारे ग्रामीण अंचल का। और मेरे विद्यार्थियों में, मेरे विद्यार्थी परंपरा में DU जाने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में आपको भी दिल्ली जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। बिल्कुल सर, संघर्ष तो ये था कि पहले तो मुझे वहाँ पहले तो ये था कि वहाँ एडमिशन लेना है। हाँ। और वो एडमिशन एंट्रेंस बेस पे था। हाँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कि भाई मेरा मीडियम हिंदी है, तो मैं इसको कैसे ट्रांसफ़र करूँगा, उसके लिए कोचिंग लेना, वो सारा एक प्रक्रिया देखना। और यहाँ जहाँ मेरे पास कीपैड का मोबाइल था वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म कब खुलते हैं, ये सारी प्रोसेस एक बड़ा। अच्छा, आपके पास में ये कीपैड मोबाइल कब तक रहा? मेरा सर घर पे जो कीपैड मोबाइल था। हाँ। वो 2000 मतलब स्कूल से मान सकते हो कि मैं 12th में जब था तो अलार्म लगाने के लिए यूज करता था। हाँ। और ये रहा मेरा कोरोना 2020 तक। अच्छा, 2020 तक आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था? एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। ये सफलता का एक जो निर्धारण है उसमें एक बड़ा कारण है कि प्रोफेसर बना मनोज, जिसके पास बड़ा मोबाइल नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था। और उसका एक फर्क मान सकता हूं मैं, क्योंकि आपने वो समय किताबों को दिया होगा। सर, उस टाइम मेरे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या था, उस कीपैड मोबाइल में एक स्नैक वाला गेम आता था। अगर मैं 2 मिनट खेला, 5 मिनट खेला तो उसके बाद उससे मोह भंग हो गया और दोबारा मैं किताबों में लौट आता था। मनोज, आप अभी PhD कर रहे हो, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो और PhD करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, सबसे पहले तो PhD जो इस फील्ड में है वो लगभग ये है कि आप प्रमोशन से लेकर आगे के लिए आपको फ़ायदा देती है।
दूसरा ये कारण था कि शुरू से ही ये था कि डॉक्टर जो वहाँ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पर जो प्रोफेसर है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे। तो एक ये भी था कि ये डॉक्टर नाम कैसे लगता है, डॉक्टर कैसे लगता है, बिल्कुल। तो फिर जब पता चला कि ये रिसर्च करने पर आपको एक उपाधि मतलब जैसे कोई साइंस लेता है स्टूडेंट वही डॉक्टर बन सकता है, लेकिन इससे आपको ये पता चला कि हम आर्ट्स वाले भी बन सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप अभी कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो? मेरा सर वनस्थली विद्यापीठ, अपने नाम सुना होगा आपने, वनस्थली विद्यापीठ भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में उनका नाम है। तो अभी कितना समय होगा आपको पीएचडी रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन को लेकर मेरा 1.5 साल के समथिंग हो गया है। तो आप किसके क्षेत्राधिकार में, किसके अंडर में आप पीएचडी कर रहे हो? एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर आशीष पांडे। आशीष जी पांडे, उनके निर्देशन में मेरी आप अभी जो पीएचडी कर रहे हो उस पीएचडी का रिसर्च टॉपिक क्या है? रिसर्च का टॉपिक है सर आधुनिक जो कविता हैं उनमें राजनीतिक व्यंग्य। अच्छा, आधुनिक कविताओं में राजनीतिक व्यंग्य पर आप रिसर्च कर रहे हो। मनोज, हम जब बात करते हैं, आप हिंदी से प्रोफेसर लगे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं, हिंदी में ऐसा कौन कवि है जो आपको सबसे ज़्यादा एक समाज सुधार के लिए प्रेरित करता है? आप किस कवि को, किस महाकवि को इसका श्रेय देना चाहेंगे? सर ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उनका अलग अलग क्षेत्र में, किसी का राजनीतिक व्यंग्य पे, किसी ने सामाजिक उद्धार के लिए, किसी का धार्मिक और सांस्कृतिक जो कुरीतियाँ उन पे काम है। लेकिन जो सबसे पहले जो एक व्यक्ति जो हमारे दिमाग में जो एक छाप छोड़ता है वो मैं कबीर को लेना चाहूँगा, क्योंकि कबीर युग पुरुष है, क्रांतिकारी है और उनका प्रभाव है वो समय से विपरीत है, कि समय उसको हमेशा कालातीत है उनका प्रभाव। तो मैं मानता हूँ कि कबीर एक ऐसे युग पुरुष हैं जो हर किसी के अगर वो पढ़ता है तो उसमें क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचार। मनोज, हम बात करते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हर कोई कहता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार की स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। आजकल सोशल साइट का युग है। सोशल साइट के युग में हम ये देखते हैं कि लोग ऐसे पोस्ट आते हैं कि पैसे की कमी से शराब नहीं छोड़ी, पैसे की कमी से बीड़ी नहीं छोड़ी, पैसे की कमी से आपने नशा नहीं छोड़ा, लेकिन आपने पैसे की कमी से पढ़ाई छोड़ दी। आप एक गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं और आपकी मंजिल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। कहाँ तक ये हमारे दोस्त मिल गए, अभिषेक जी चारण, हमारे मित्र रहे हुए हैं और अभी भी हैं। अभिषेक जी चारण अभी जेएनयू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है और ये संयोग है। और मैं तो इसको संयोग में उठा कहीं पड़ गयो है, जेएनयू से भारती में ये मेरा विद्यार्थी है, अभी प्रोफेसर लगा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में। कहाँ पे सर? मेरा कॉलेज जो पदस्थापन है वो केकड़ी में हुआ है। केकड़ी में हुआ है और दिल्ली से पढ़ाई की है और बिदासा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र से पहला प्रोफेसर बना है। ये तो आपको अचीवमेंट है फिर। ना, हम तो ऐसे कर लेते हैं अपने आप में, सेल्फ मोटिवेट। तो ये अभिषेक जी, आप भी हिंदी के एक मतलब जेएनयू से भारती में प्रोफेसर हो, हिंदी के प्रति आप लंबे समय से काम कर रहे हो और आपके पिताजी किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। राजेश विद्रोही, बहुत नाम कमाया हिंदुस्तान में, काव्य क्षेत्र में, कवि क्षेत्र में। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हिंदी के लिए कुछ बातें गुनगुना दी जाए, क्योंकि मामला हिंदी का चल रहा है। शुभकामनाएं ऐसे है कि भाई जुगल भाई के साथ में कॉलेज किया और तब से ही बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी सीख रहे हैं, अनवरत जारी है सीखने की जो है। हिंदी की कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक मोटिवेशनल बात हो जाए, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन करते थे 2008 और 9 में, मुझे पता है कि सुजला कॉलेज में जब हमने 2008 में ग्रेजुएशन किया तो फर्स्ट स्थान भाई अभिषेक चारण का रहा और सेकंड स्थान मेरा रहा। तो हिंदी के प्रति आपका जो मोह है, प्रेम है, हिंदी के प्रति मैं इतना कहना चाहूँगा, खासकर मेरे जो जूनियर स्टूडेंट मान लो, मित्र मान लो, जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए, कि तुम बिना अवरोध के बढ़ते चलो शुभकामनाएं। तुम बिना अवरोध के बढ़ते चलो शुभकामनाएं। मैं यदि संभव हुआ तो रास्ते में आ मिलूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमेशा यही बात कहता हूँ कि अपन जिसको कह सकते हैं कि तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पथ पर जो है अग्रसर होते रहो और यदि संभव हुआ तो आकाश के अनंत ऊंचाइयां आपका अभिषेक करेंगी। बिल्कुल, ये है अभिषेक के नाम से अभिषेक करेगी। मनोज से हमारी चर्चा चल रही थी कि गरीब परिवार से, किसान परिवार से आप आते हो और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने में कई प्रकार की बाधाएं आई होगी। क्या उन बाधाओं को देखते हुए उस मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को रुक जाना, कभी ऐसी परिस्थिति आई कि मंजिल के लिए अपने रुकना पड़ता है? सर 2-3 बार ऐसे परिस्थितियां आई थी कि अब आर्थिक जो है सहयोग नहीं मिल पाएगा,
तब मैंने खुद को तैयार किया कि मैं खुद कैसे इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने टीचिंग लाइन को चुना। मैं इस एक बार 2016 में, 2020 में और 2022 में जब जब मुझे आर्थिक रूप से ज़रूरत महसूस हुई तब मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है। बिल्कुल मनोज, अभी वर्तमान समय में आप कहाँ पदस्थापित हो? आपकी पहली ज्वाइनिंग कहाँ हुई है? मेरी सर वर्तमान में जो पहली पोस्टिंग है वो केकड़ी अजमेर हुई है, राजकीय पीजी महाविद्यालय केकड़ी। केकड़ी में हिंदी भाषा को लेकर वर्तमान समय में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है कि हिंदी एक सामान्य भाषा है, हिंदी में इसको नहीं है, हिंदी में जॉब नहीं मिलते, हिंदी में नौकरियां नहीं मिलती, ऐसे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। कहाँ तक इस तर्क से सहमत हो कि हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ व्यक्ति सफल नहीं हो पाता? और हम देख रहे हैं कि IAS हो, IPS हो या कोई भी सेक्टर में जो उच्च पद हो वहाँ पर हिंदी वाले पहुँच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हिंदी जो है वो किसी भी भाषा का जो महत्व है वो इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उसका मार्केट कितना बड़ा है और उसकी जनसंख्या कितनी बड़ी है। तो इस दृष्टिकोण से देखे जाए तो हिंदी के अंदर जो अगर आप रोजगार से लेकर विभिन्न तरीके से पद और प्रतिष्ठा भी आगे हिंदी के लिए, जैसे हम चर्चा करें कुमार विश्वास की बात करते हैं, बड़े बड़े कवियों की बात करते हैं, वो हिंदी के माध्यम से आज उन्होंने लाखों रुपए कमाए हैं। तो हिंदी साधारण तो हो ही नहीं सकती, लेकिन लोगों की जो एक विचारधारा बन चुकी है कि हिंदी माध्यम से लोगों का मुंह होता जा रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है सर जो दूसरी जो भाषाएं हैं वो हावी हो रही है। जैसे पहले संस्कृत आमतौर पे लोगों से बोली जाती थी, आजकल वो विलुप्त हो रही है क्योंकि दूसरी भाषाएं हावी हो गई। और अब हिंदी अगर विलुप्त होने का या फिर विलुप्त नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब है कम बोल रहे लोगों का झुकाव कम हो रहा है। वो उसका कारण है कि इंग्लिश हावी हो रही है। निश्चित रूप से ये मनोज की सही बात है। और मनोज इस उम्र में 25 वर्ष उम्र हुई है। मनोज 10वीं में आपके 50% रहे हैं। जी सर। और 12वीं में आपके कितने रहे हैं? सर 12वीं में 84.60। मतलब ये 34% की आपकी छलांग, लंबी छलांग लगी। जी सर। मतलब प्रतिशत का क्या मायना रहता है? अगर सफलता, जैसे कई बच्चों के कम प्रतिशत आते हैं तो लोग टूट जाते हैं। मेरा ये मानना है कि प्रतिशत कहीं सफलता में बाधक नहीं बन सकता। सर प्रतिशत निश्चित रूप से ये दर्शाते हैं कि उस साल उस बच्चे ने कितनी मेहनत की, उस साल की मेहनत की दर्शाता है। लेकिन ये नहीं है कि इस प्रतिशत के आधार पर आप भविष्य में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, वो मायने नहीं रखता। मैं ये जो 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले 98% वाले, वो ये न माने कि हमारा भविष्य सुरक्षित है क्योंकि आपने इस साल मेहनत की है। और 10वीं में 48% लाने वाले ये न सोचे कि हमारा भविष्य गर्त में चला गया। ये मनोज उदाहरण है आपके सामने। 50% 10वीं में बच्चे के बने और ये आज असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी भाषा से बनाए, मतलब सहायक आचार्य, कॉलेज का व्याख्याता बनाए, कॉलेज का प्रोफेसर बनाए। मैं उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। मेरे साथ में सनराइज स्कूल के MD डायरेक्टर महावीर सिंह जी चौहान। महावीर सिंह जी, अपने क्षेत्र में एक 25 वर्ष का युवा कॉलेज प्रोफेसर बन जाता है। जिस दौर में इंस्टाग्राम का युग चल रहा है, लोग फेसबुक पे चल रहे हैं, इस उम्र के लोग रील बना रहे हैं, उस युग में एक बच्चा साबित करता है गुदड़ी का लाल, झोंपड़ी से निकला हुआ, 25 साल की उम्र में प्रोफेसर बनना। किस भाषा में, किस भावना से शुभकामना देना चाहेंगे? मैं जितना मतलब बखान कर उतना कम है सर। एक यूनिक बन रही अपने क्षेत्र के लिए मैं प्राउड फील करना चाह रहा हूँ। मोस्टली इस एज के बच्चे आज जैसे आपने कहा अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, किसी के पच्चीनों पे नहीं चलते हैं और प्राय कर क्या होता है अपना एक सेल्फ डिसीजन लेना, जिसको मैं कहूँगा अपने आप को मोटिवेट करके ऐसी आर्थिक परिस्थिति मतलब विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होना, अपने आप को स्टैंड करना। मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल कहूँगा, अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की एक मैं मुहिम कहूँगा और थैंक यू इसके लिए। मैं कह रहा हूँ ये कंटिन्यू आपका चलता रहे और आगे अपना टारगेट। बिल्कुल, सनराइज स्कूल के डायरेक्टर हमारे महावीर सिंह साहब थे। बहुत बड़ी उपलब्धि ये माना। हमारे साथ में राजकीय लक्ष्मीनारायण तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी की व्याख्याता हमारे साथ पवन जी है। पवन जी, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि कह सकते हैं और प्रेरणा कह सकते हैं। हम जैसे युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। और कहा जाता है कि गुरु गुड़ चेला शक्कर बन सकता है। तो किन शब्दों में मनोज के लिए शुभकामनाएं और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मनोज ढाका को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। निश्चित रूप से मनोज जी ने छोटी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम पाया है और ये इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनकी समर्पण से ही संभव हुआ है। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, चाहे हमें कोचिंग सुविधा और हाई-फाई लेवल की सुविधाएं नहीं मिले ना, फिर भी हम कितनी बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और मनोज जी कोई बहुत ज़्यादा हमसे कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं है। मनोज जी हमारे क्षेत्र के सड़ू गांव के हैं और इन्होंने यहीं हमारे स्थानीय विद्यालयों में पढ़ाई की। अभी जुगल जी ने बताया था कि इन्होंने 10वीं में बहुत ही कम परसेंट, 50% के समथिंग है, फिर भी इन्होंने इस टॉप मोस्ट पद को प्राप्त किया है। तो
ये बहुत ही मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि मनोज जी जो है उन्होंने वास्तव में एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है और हमारे पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। वास्तव में ये साधुवाद के पात्र है। इनके जो गुरुजन है जिन्होंने इनको गाइडेंस किया है, इनके माता पिता जिन्होंने इनको परिस्थितियों में ढलना सिखाया है, इन्होंने ये भी बताया है कि मतलब बताया है, इनसे बातचीत हुई तो पता चला है कि ये अपनी जो भावनाएं हैं वो अपने माताजी को किस प्रकार से इन्होंने व्यक्त की थी। खेत में काम करते हैं, इन्होंने भी खेत में काम किया है और आज ये प्रोफेसर पद तक पहुँचे हैं। वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं और आप आगे यूं ही बढ़ते रहें। इस मुकाम को प्राप्त करके आप न संतुष्ट नहीं हो और भी आगे ऊंचाइयों को आप छुएं और नवीन ऊंचाइयों को आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद पवन जी, आपने शुभकामनाएं दी। हमारे साथ में हिंदी के व्याख्याता विष्णु कुमार शर्मा जी हमारे साथ है। विष्णु जी इधर आ जाइए। विष्णु जी, जिस प्रकार मनोज ने हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषा को गौरवान्वित किया है और सहायक आचार्य महाविद्यालय में पद स्थापित हुए, किन शब्दों में शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस सफलता के लिए भाई मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि एक मनोज जी जैसे जो कॉलेज सहायक आचार्य है, इनके साथ मिलने का मौका मिला और इन्होंने निश्चित रूप से हिंदी का मान बढ़ाया है और ये अपने क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, एक मेरा अंतिम सवाल है कि जब आपका चयन हो गया था तो अंदर कैसी भावनाएं थी और वो आप अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट करना चाहते थे, किसके साथ शेयर करना चाहते थे और नहीं कर पाए? सर, जब मैं पढ़ता था तो ऐसा कहा जाता था या हम सोचते थे कि इस चीज़ को ड्रीम करें, मतलब इसको हम विजुअलाइजेशन करें। तो जब मैं आफ्टर एग्ज़ाम ये दिमाग में कभी होता था कि जब मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा तो ऐसे घर पे जाऊंगा, चुपके से बताऊंगा और उनको आश्चर्यचकित करूंगा। तो मेरे दिमाग में शुरू से ये था। तो जिस दिन सिलेक्शन हुआ, रात को लगभग 12 बज रहे थे, 17-16 तारीख की मध्य रात्रि का रिजल्ट आया था। तो मुझे दिमाग में ये लगा कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं जयपुर था 250 किलोमीटर दूर घर से, तो मैंने कहा कि मैं घर जाऊंगा और घर पे जाकर सुबह जल्दी उनको शुभ समाचार दूंगा घर पे। तो लेकिन जो खुशी होती है वो मुझे लगता है कि आप पचा नहीं पाओगे अगर आपके लिए वो। हाँ, खुशी वाले रात कौन सोता है, गम वाली रात भी कौन सोता है। तो मैंने कोशिश की लेकिन मेरे को संभव नहीं लगा। तो मैं फ़ोन किया रात को ही, और रात को ही सबसे पहले मैं घर पे बताया, मम्मी को मैंने कॉल किया है और मम्मी को ही बताया। और उनसे सबसे ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया है वो मेरे आसपास के रिश्तेदार वो भी जानते हैं, हमने तो देखा है। वो लोग भी कहते हैं कि अगर बिल्कुल तुम लोगों को अगर किसी ने सफल बनाया है और अच्छे माता पिता के अच्छे कर्मों का अगर किसी को सफल मिला है तो वो मुझे मिला। बिल्कुल, निश्चित रूप से माता पिता के कर्म, बुजुर्गों के कर्म, उनका आशीर्वाद होता है। तो ये मतलब मनोज, जिस प्रकार सड़ू गांव के लोगों ने आपका जिस प्रकार स्वागत और अभिनंदन किया, वास्तव में हम भी चाहते हैं कि ऐसा स्वागत और अभिनंदन हर युवा का हो जो अच्छाई, कड़ी मेहनत से, कठोर मेहनत से फर्ज से अर्श पे पहुंचता है। किन शब्दों में ग्रामवासियों का धन्यवाद अर्पित करना चाहिए? मैं जब पहली बार जब 17 तारीख को लगभग 5:30 बजे के आसपास जब तेंदर से उतरा था तो वहाँ गांव वाले थे। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़ी संख्या में और इतने साजो सामान के साथ, डीजे, पटाखे, उस मालाओं के साथ मेरे जोश के साथ स्वागत करेंगे। मैंने सोचा ही नहीं था। और जब बैठा तो मैंने देखा कि इस फीलिंग के लिए मनोज कितनी भी मेहनत की जा सकती है। और ये पल जो जिया है मैंने, वो मेरे लिए जो अच्छे पलों में से एक था। तो मैं इस स्वागत के लिए गांव से सरपंच थे, पूर्व सरपंच थे और मेरे बड़े भाई साहब, परिवार के सदस्य थे, बहुत सारे मित्र थे जो दूर से भी आए थे और गांव के भी गुरुजन लोग थे। मैं सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। पहले मैं कह नहीं पाया था उन लोगों को प्रकट रूप से, और आज अच्छा माध्यम है। मैं बोलूंगा कि मैं गाँव वालों से उतनी ही विनम्रता से जुड़ा हूँ और वैसा ही मनोज हूँ जिसको आपने अब तक पहले देखा। निश्चित रूप से मनोज, मेरा एक सवाल आपसे है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार युवा है, मानसिक अवसाद में भी आ जाते हैं, किस तरह उनको प्रेरणा देने का कार्य करें? किन शब्दों में आप प्रेरणा देंगे कि संघर्ष की राह लंबी हो सकती है लेकिन रुकती नहीं है? किन शब्दों में प्रेरणा देना चाहिए? सर, जिस परिस्थितियों में मैं पला बड़ा हूँ तो हमारे घर वालों ने सबसे पहले ही उम्मीद लगा ली थी कि ये 12th में अच्छे परसेंट बने, इसका मतलब ये जल्दी नौकरी लग जाएगा और ये हमारे जो भाग्य का है वो विधाता बनेगा।
तो ये ऐसी उम्मीद थी मेरे ऊपर, 10 साल लगे मुझे इस सफलता तक पहुंचने के लिए। तो मैं कहूंगा कि आप मतलब आपका कहने का मतलब है जिसके 12th में % आ जाए ज्यादा तो उसको उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का माहौल कुछ अलग है। तो उसमें आप उसमें चाहे प्रतिशत कम हो तो भी वो विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कठोर मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सर आप क्षणिक सफलता नहीं मिलेगी, आपको निरंतर लगे रहना पड़ेगा। कई बार आपको फेल होना पड़ेगा, कई बार आपको उससे गिरकर आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन रुकना नहीं है आपको। अगर आपने ठान लिया है तो उस दिशा में बढ़ते रहो, काम करते रहो। खुद पर हो सकता है अवसाद आ जाए, कुछ निराशाएं आ जाए, तो अपने मित्रों से बात करो, दोस्तों से बात करो, गुरुजनों से सलाह लो, घर वालों को परिस्थितियां देखो और आगे बढ़ो। मेरी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी एस्पिरेंट है, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर इस क्षेत्र के जो भी लोग हो जिनको लगता हो कि मनोज से हम प्रेरणा ले सकते हैं और सहयोग ले सकते हैं, बेझिझक किसी भी माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपकी मोटिवेशन से, मार्गदर्शन से, किसी भी प्रकार की हेल्प होगी तो मैं करूंगा। विद्या ददाती विनम्र, विद्या हमें विनम्रता सिखाती है। मनोज से हमने बातचीत की तो आपने महसूस किया होगा। और करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, आवत जावत रसरी करत शिला पर निशान। इसी का परिणाम है कि 25 साल का युवा आज गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर बना है। मैं सभी युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई मनोज से प्रेरणा लें और एक सफलता के लिए लंबी यात्रा करें। और अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम अपने को कर्म करते जाना है। हाँ, तैयारी करनी है, सफलता मिले नहीं मिले वो आगे की बात है, लेकिन उस चीज़ से अवसाद में भी नहीं जाना है। निश्चित रूप से मनोज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी के लिए मनोज बहुत आगे जाके काम करें, मैं तो ये आग्रह करूंगा। हिंदी का शिक्षक हूं और मनोज से भी आग्रह करता हूं हिंदी का मान सम्मान बढ़ाएं और भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं में हम मनोज को देखना चाहते हैं। और मनोज जैसा अगर युवा प्रशासनिक सेवा में जाएगा तो सफलता और के 4 चांद लगेंगे। मैं मनोज के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, देता हूँ। और इनके परिजनों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, इनकी माता को धन्यवाद देता हूँ, उनके पिता के संघर्ष को धन्यवाद देता हूँ और इनके गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ, इनके साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि धरा साथ दे या न दे बात कुछ और है, तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है। चलने से तो लोग साथियों एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन जब दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है, बात कुछ और है। जय हिंद, जय हिंदी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं डूंगर बालाजी के पावन धाम से मनोज का साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जय हिंद, जय भारत।